डीडी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, दुनिया एक रंग मंच है और हम सभी कलाकार, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए क्या हम सभी अपना जो किरदार है वो अच्छे से निभा रहे हैं? क्या इसमें हम पर्यावरण का ध्यान भी रख रहे हैं? ये एक जानने वाला विषय है और चर्चा का विषय भी है, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में हम अपनी जो जिम्मेदारी है हमारी पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, वो निभा पा रही हैं कि नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है रंगमंच की दुनिया और साथ ही साथ वातावरणीय प्रदूषण और पर्यावरण विषय है हमारा आज के कार्यक्रम का। तो आज के कार्यक्रम से संबंधित, आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं रंगमंच कलाकार श्री राजीव वर्मा जी को। आइए कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, पर्यावरण पे बातचीत करने के लिए, प्रदूषण पे बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है श्री गुलशन बामरा जी को, जो कि प्रमुख सचिव हैं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, अगर आपके कोई विचार है जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो अगर कोई कलाकार बनना चाहता है, थिएटर से जुड़ना चाहता है, इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो अब जब रंगमंच की बात चल ही रही है, तो आइए सबसे पहले हम राजीव वर्मा जी से यही जानते हैं कि उनका मतलब, अगर बात करें, उनका जो बचपन है वो भोपाल में गुजरा है, जन्मस्थल उनका नर्मदापुरम रहा है। तो ऐसे में जो एक कलाकार है, कब आपको लगता है राजीव वर्मा जी कि आप में एक कलाकार जागा? ये तो बड़ी ऐसी कहानी है। देखिए, कलाकार तो मेरे ख्याल में हर व्यक्ति में जागता ही है, वो जागा रहता है। सिर्फ उसको वक्त और एक तरीके से अपनी उस कला को ट्रेनिंग के ज़रिए, उस कला की और जानकारी के ज़रिए धीरे धीरे वो एक कलाकार बन सकता है। वो भले संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो या रंगमंच हो। और रंगमंच में भी हर, इसमें तो बहुत सी विधाएं हैं जिनमें कला का समावेश रहता है, जिसमें पेंटिंग भी एक कला कह सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ, अगर वैसा आप ये कहें कि मेरे अंदर का वो कलाकार कब बाहर निकल के आया, अंदर तो होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में रामलीला होती थी, और रामलीला में कभी कभी हम बच्चों को, मैं छोटा सा था, बच्चों को क्या करते थे, वानर सेना में भर्ती कर दिया करते थे कि बहुत सारे वानर चाहिए होते थे, तो मुखौटा लगाकर वानर सेना में। और उसके अलावा मुझे जो लगता था कि गांव में जितने भी लोग होते थे, जिसमें काका बाबा ये लोग होते थे जिनको हम उस नाम से पुकारते थे, वो लोग कभी रावण बनते थे, कभी उसमें शूर्पणखा भी, क्योंकि उस वक्त आदमी ही औरत का रोल करते थे। तो इस तरीके से उनकी एक पहचान हो जाती थी। तो रामलीला तो खत्म हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी उनको उसी नाम से पुकारते थे या उनको पहचान लेते थे लोग, लोकप्रियता उनको मिलती थी। तो ये कहीं से एक, मेरे ख्याल में, मेरे दिल में ये रहा होगा कि मंच पर कार्य करने से आदमी लोकप्रिय हो जाता है, लोग जानने लगते हैं। मेरे ख्याल में वहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी बामरा जी, जैसा कि अभी हमने बातचीत में सुना कि एक लोकप्रियता पाने के लिए या फिर अपनी एक पहचान बनाने के लिए जो व्यक्ति है वो मेहनत करता है, कला के क्षेत्र में हो या जहाँ भी उनका इंटरेस्ट हो। लेकिन ऐसे में पर्यावरण का क्या स्थान है हमारी ज़िंदगी में? हमारी क्या कुछ जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति? कि कुदरत ने हमें जो भी सुविधा दी है वो पर्यावरण है, जिसमें पानी है, हवा है और जंगल है, धरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और पर्यावरण जो है वो जो एक बड़ा कलाकार है, जो ईश्वर कह लो या जिसको हम लोग
कुदरत बोलें, नेचर बोलें, जो उन्होंने व्यवस्था दी है वो पर्यावरण है। और पर्यावरण का हम लोग पर्यावरण जैसे इस तरह से है, जैसे मेरे खाते में मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए डाल दिए, बाद जाओ बेटा पढ़ने के लिए, तो अब उसी में से मुझे खर्च करना है, उसको मैं खत्म करता जाऊंगा तो पैसे खत्म होते जाएंगे। तो पर्यावरण में भगवान ने बीच बीच में टॉप अप अरेंजमेंट नहीं रखा है। जो भगवान ने धरती बनाई, जैसी बनाई हमें सौंप दी। अब उस धरती का, उन साधनों का, जो पर्यावरण के साधन है उनका हम क्या उपयोग करते हैं, वो हम खर्च ही कर रहे हैं। हम उसको नया और बनाना हमारे लिए मुश्किल है। उसको जितना हम संरक्षित करेंगे, जितना कंजर्व करेंगे, उतना ही पर्यावरण का संरक्षण होगा, और जितना हम उसका उपयोग करेंगे उतना ही हमारा उसका शरण होगा। जी, राजीव वर्मा जी, अगर थिएटर की बात करें, रंगमंच की बात करें, तो ऐसे में जो अनुशासन है उसका काफ़ी महत्व बताया जाता है। तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे फिर? देखिए, थिएटर जो है वो मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को संवारता है, उसका निर्माण करता है, ऐसा मेरा मानना है। जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फिनिशिंग स्कूल, यानी पढ़ाई लिखाई और जिस भी प्रोफेशन में आप महारत हासिल करते हैं या जिसको पढ़ते हैं, वो तो सारी चाहिए ही आपको, लेकिन उसके अलावा आपको अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से पॉलिश करना है, हमारे भारतीय संस्कारों को या हमारे परिवार के संस्कारों को, परंपराओं को किस तरह से, ये हमें थिएटर सिखाता है। हमारी आवाज़, हमारा बोलना, बोलने का अंदाज, किससे किस तरीके से बात करना है, मूवमेंट्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें हमें थिएटर ही सिखाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तरीके से मैं ऐसे मानता हूँ फिनिशिंग स्कूल। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, भले आप IAS हो या पुलिस में हो या एक तरीके से कह सकते हैं डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो या अभिनेता हो या नेता हो, कोई भी हो, इनमें सब में हमें एक अपने शरीर का एक डिसिप्लिन बहुत आवश्यक होता है। शरीर के अलावा हमें डिसिप्लिन चाहिए हमारे काम में, हमारे समय की जो एक मैनेजमेंट है उसमें चाहिए। तो एक तरीके से ये तो हमें वो सारी चीज़ें सिखाता है जो हमें एक इंसान को अपनी आम जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, अपनी घर की जिंदगी में ज़रूरत होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल। साथ ही साथ गुलशन बामरा जी, आपसे हम ये जानकारी लेते हैं कि अब प्रदूषण की बात, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, ऐसे में वायु प्रदूषण जो है उसकी खबरें जो है आए दिन पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिल जाती है, तो क्यों ये एक खतरे की घंटी है हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल सही है। बरसात के दिनों में तो क्या है, बारिश के कारण जो प्रदूषण होता है वो ठंडा पड़ जाता है, धूल मिट्टी कम होती है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हुआ है, तो अभी देखें, आप सुन रहे होंगे, दिल्ली का तो पूरी दुनिया सबको पता है कि दिल्ली में काफ़ी समय प्रदूषण की स्थिति है। वहाँ पे स्कूल बंद हैं, बच्चों को घर में रहने को बोला गया है, बुजुर्गों को सुबह मॉर्निंग वॉक जो करते हैं उनको बोला गया कि आप घर में रहिए जी। लेकिन भोपाल के बारे में इतनी चर्चा बेशक नहीं हो रही है, लेकिन हम रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग करते हैं। और भोपाल में भी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा 100 के नीचे रहता था, यानी सेटिस्फैक्ट्री रहता था, वो अभी 270, यानी लगभग 3 गुना प्रदूषण जो है बढ़ता दिख रहा है। और ये कुल मिला के बरसात के दिनों के बाद की जो धूल मिट्टी होती है वो फिर से उठने लगती है, और गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, उनकी धूल है। फिर एक बहुत छोटी सी चीज़ जो आम आदमी समझता नहीं है, वो ये है कि जो हम सोचते हैं ना, नरवाई को जलाना या जो पराली को जलाते हैं, या खेती करने के बाद जो खेत में लोग आग लगा देते हैं, जो डंठल वगैरह बच जाते हैं, और इसी तरीके से हम घर की सफाई करने के बाद जो घर में पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते नीचे गिरे होते हैं, उनको इकट्ठा करके लोग घरेनियाँ वगैरह भी आग लगा देती हैं। वो बहुत खतरनाक चीज़ है एक्चुअली। उसके कारण जो है पार्टिकुलर मैटर जो होता है वो पर्यावरण काफ़ी बढ़ते हैं और उसको दिक्कत का कारण बनता है। इसलिए आम आदमी के लिए, हम हर एक नागरिक को का ये कर्तव्य बनता है कि वो कचरे को जलाए ना, और ना किसी को जलाने दें, पड़ोस में भी किसी को जलाने ना दें, उससे बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। बाकी खैर कुछ गाड़ी चलनी है वो तो काफ़ी हद तक चलेंगी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। आपसे ही हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल है अशोक जी जबलपुर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? कि हम लोग झाड़ पेड़ तो लगा रहे हैं वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, अपना सवाल किंतु इसके अलावा हम लोग को और क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग को
वातावरण हमारा अच्छा अशोक रहे, जी, आपकी सब आवाज़ कुछ हम तक अच्छा नहीं रहे, पहुंच कोई पा रही बीमारी है। ना हो। जैसे हम लोग साइकिल भी चला लेते हैं, तो इसके लिए हम उनको क्या करना चाहिए, जी, या साइकिल चलाने वालों को कुछ प्राथमिकता दी जाए। अशोक जी की जो आवाज़ है हम धन्यवाद। तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका पर्यावरण से संबंधित ही सवाल होगा, तो बामरा जी हम आपके पास वापस आएंगे। और जो पर्यावरण की आप बात बता रहे हैं कि कैसे हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके साथ ही इसका हम सभी को और जीव जंतु पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा हाँ, है उसका? वो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आ, ईश्वर ने या कुदरत ने, प्रकृति ने हमें जो वातावरण दिया है, उस वातावरण में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होने से समस्या बढ़ती है। जैसे हमारे शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो तापमान जो है थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी की स्थिति बन जाती है। तो इसी तरीके से हमारी जो हम सांस ले रहे हैं जी। हवा, उस हवा में थोड़ा बहुत भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, या कुछ और जो है मतलब सॉक्स हैं जिसको मतलब अपना सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, या बहुत सारी और चीज़ें हैं। जी। अगर थोड़ा भी कुछ जब बढ़ जाता है तो वो स्थिति जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में वो हमें वो सांस जो हम लेंगे वो हमारे फेफड़े खराब करेंगे। हम ऐसा पानी पिएंगे जो थोड़ा बहुत भी खराब होगा तो हमारा उसकी पाचन क्रिया, पूरा शरीर हमारा खराब होगा। जी। इस तरीके से, और जो भी कुदरत ने चीज़ें दी हैं उसमें थोड़ा बहुत भी अनबन, थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होने से परिस्थिति बदल जाती है। तो जी। इसलिए यथासंभव हमें प्रदूषण को बचने का यही तरीका है कि हम जो भगवान ने जो समय, जो नेचर ने हमें दिया है, उस सिस्टम को हम लोग एज इट इज़, अगर यथासंभव एज इट इज़ बने रहने दें, जी। तो हमारे लिए, हमारी मानवता के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। बिल्कुल। इसी के साथ दर्शकों, अगर आप भी एक्टिंग करना चाहते हैं, अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहते हैं, या फिर आप थिएटर से, रंग मंच से जुड़कर कलाकार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो में मौजूद है श्री राजीव वर्मा जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ रंगमंच कलाकार भी हैं। तो आज के विषय पे ये हमें जानकारी देंगे रंगमंच की दुनिया के बारे में। तो इनसे हम रंगमंच की दुनिया के बारे में और जानकारी ये लेते हैं कि कहा जाता है कि सिर्फ एक्टिंग अगर सीखनी है तो उसके लिए थिएटर ज्वाइन कर लो, लेकिन थिएटर का क्या रोल होता है राजीव वर्मा जी, और क्या क्या कार्य हैं जो सीखने को मिलते हैं? देखिए, रंगमंच के में सीखने को तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आजकल इसके बाकायदा कोर्सेज शुरू हो गए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल भी है, और देश में कई जगह पर ड्रामा स्कूल्स हैं। दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जी। और लखनऊ में है, और भी मुख्तलिफ जगह, पूरे हिंदुस्तान में कई जगह हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कल्चर डिपार्टमेंट ने रेपेट्री ग्रांट देती है। रेपेट्री मतलब ये कि एक थिएटर सीखने के, थिएटर या किसी भी कला को सीखने के लिए एक रेपेट्री बनाई जाती है। रेपेट्री मतलब एक ग्रुप होता है, और उसमें एक गुरु होता है और बाकी शिष्य होते हैं। तो वो शिष्यों और उनके लिए फाइनेंस करती है। तो आप मध्य प्रदेश में भी हमारे बहुत, भोपाल में ही तकरीबन मुझे लगता है कि 50 से ऊपर रेपेट्रीज हैं, और प्रदेश में काफ़ी हैं। तो अगर आपको थिएटर सीखने की, उसमें थिएटर में बहुत सी विधाएं होती हैं अभिनय के अलावा, जैसे डायरेक्शन है, या बैक स्टेज है, लाइटिंग है, मेकअप है, और सेट डिज़ाइनिंग है, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं जी। तो आप इन रेपेट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी जो भी अपनी एक इच्छा है थिएटर से संबंधित या किसी और कला से संबंधित, तो आप इन रेपेट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। जी। और वहाँ गुरु जो होते हैं वो आपको शिक्षा देंगे। और इसमें थिएटर में ख़ास तौर से देखिए, हमारे यहाँ योग भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज, आदमी की शरीर अगर सक्षम रहेगा जी। हर तरीके से, तो वो थिएटर के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी। इसके अलावा आपकी आवाज़, वॉइस एक्सरसाइज, फिर इसके अलावा आपकी कॉस्ट्यूम्स वाला भी एक डिपार्टमेंट होता है। वो कॉस्ट्यूम के डिज़ाइनिंग, कौन से पीरियड का शो है, जी। थिएटर है आपका, उसके लिए उस पीरियड के आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग विधाओं में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको सिखाएंगे, और इस तरीके से आप अपनी इस कला को परिमार्जित कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। जी। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे ही, कर ही सकते हैं। और इसके अलावा अगर बाकी आपको एक प्रोफेशनल थिएटर पर्सन बनना है, उसमें से कोई भी हो, मेकअप हो या लाइटिंग हो
ये भी आप सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक तरीका हो सकता है। दूसरे इसके अलावा फिल्म इंस्टीट्यूट है जो फिल्म से रिलेटेड आपको एक्टिंग और उसकी अलग अलग विधाओं में सिखाती है। रोहतक में भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो फिल्म एक्टिंग में, फिल्म डायरेक्शन में, फिल्म की सेट डिज़ाइनिंग में, लाइटिंग में सारी आपको शिक्षा देता है। जी। तो अगर कोई एक्टिंग सीखना चाहता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्कोप हैं आपके पास, डायरेक्शंस हैं, उसमें आप जा सकते हैं, फील्ड्स में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप थिएटर से जुड़ते हैं, रंगमंच से जुड़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब त्योहारों का मौसम आ ही गया है, बहुत सारे त्यौहार हैं और शादी विवाह भी स्टार्ट हो जाएंगे देखते ही देखते, और ठंड का मौसम आ चुका है। अब ऐसे में गुलशन बामरा जी से हम ये जानते हैं कि प्रदूषण और इसको अगर हम कंपेयर करें, क्या कुछ लेना देना होता है इनके बीच, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। प्रदूषण और त्यौहार तो बेसिकली खुशी का टाइम होता है, और खुशी जब आदमी व्यक्त करता है तो स्वयं खुश होने के लिए वो आसपास की चीज़ों के बारे में भूल जाता है। और खासकर जैसे हम लोग अभी दिवाली आ रही है तो मतलब पटाखों की बात होगी, कुछ लोग पटाखा बोलते हैं, कुछ लोग फटाखा बोलते हैं। और फटाखे के संबंध में तो पिछले लगभग 5 साल से तो लगभग मतलब जनमानस ने भी अपना लगभग मन बना लिया है कि पटाखे बिना बात पे नहीं फोड़ने चाहिए, कम से कम फोड़ने चाहिए। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मना कर दिया कि हम बिल्कुल बैन कर देंगे, लेकिन उनको नियंत्रित करेंगे ये निर्देश दिए थे। और जिसमें मतलब केंद्र शासन, राज्य शासन के प्रदूषण मंडल वगैरह को भी कुछ जिम्मेदारी दी है। उसमें मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पटाखे जो है बिना बात पे दिन भर 24 घंटे ना बजाएं। पटाखे फोड़ने का टाइम उन्होंने निश्चित किया, दिवाली के दिन रात को 8 से 10 के बीच में। हालांकि मतलब नागरिकों को बांधना बड़ा मुश्किल है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, लेकिन पुलिस को जिम्मेदारी दी है, जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी है कि पटाखे जो हैं बेसिक केवल 8 से 10 के बीच में फोड़े जाएं, मतलब 24 घंटे ना फोड़े जाएं। तो उससे क्या है, प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा पटाखे ऐसे फोड़े जाएं जिनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ना होती हो। तो 125 डेसिबल आवाज़ का एक यूनिट होता है, डेसिबल। 125 डेसिबल से ज़्यादा पटाखे तो आजकल बनते ही नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए जो एक्सप्लोसिव डायरेक्टरेट वगैरह है जो नागपुर में रहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो पटाखे बनाने वाली जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, तो इन फैक्ट्रीज़ का ही उस लेवल पे ही, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही एड्रेस किया जाए। और कोई पटाखा जो है वो 125, और इसके अलावा जो लड़ीदार पटाखे होते हैं और इस तरह के, उनको मतलब ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के इसमें एयर पोल्यूशन भी है, हवा का प्रदूषण भी है, और इसमें ध्वनि का भी प्रदूषण है। तो दोनों को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई। इस तरीके से जैसे न्यू ईयर होता है, नए साल के दिन रात को लोग 12 बजे के बाद काफ़ी पटाखे फोड़ते थे। उसके लिए भी निश्चित किया हुआ है कि आप 11:55 50 मिनट से लेकर के 12:20 तक, लगभग आधे घंटे तक जो है पटाखे फोड़ने का टाइम निश्चित किया है। इसके आगे पीछे ना फोड़े। हालांकि ये चीज़ जो है ये जागरूकता की बात है, लोगों को मानने की बात है। शासन प्रशासन या कोर्ट ने कोई व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को लागू अल्टीमेटली समाज में करना होता है। तो इसकी जानकारी हम सबको हो, तो उसी के जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से मान लो हम मतलब जानकारी नागरिकों को मिल रही है कि हमें पटाखे कम फोड़ने चाहिए। क्योंकि पटाखे फोड़ने की देखिए आप, कुत्ते बिल्ले और इन सब चीज़ों की तो बहुत बुरी हालत होती है। इंसान भी बहुत सारे बूढ़े मरीज, दिल के मरीज, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पक्षी, पशु, खासकर आप देखें ना, कुत्तों को खासकर, स्ट्रीट डॉग्स को खासकर देखेंगे, दिवाली दिन मतलब ऐसे बेचारे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। और ये तो जो जीव जंतु हमें दिख रहे हैं, बाकी जो जीव जंतु हमें दिख ही नहीं रहे, उनकी हालत कैसी होती होगी। और हवा के, हम खुद भी पटाखे जब फोड़ते हैं, देखें वो सांस जैसे लेते हैं तो कितनी खराब सांस होती है, और उसके अगले कई दिनों तक वो सांस में भी ऐसी समस्या रहती है। और हम जो है पिछले तब 2018 से लेकर के अभी तक जो है दिवाली और न्यू ईयर के समय विशेष रूप से हम लोग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो डाटा इकट्ठा हो रहा है कि दिवाली से 5 दिन पहले कितना प्रदूषण था, दिवाली वाले दिन कितना था, दिवाली वाले बाद कितना था, तो ये सब डाटा जो है देर से देर हमें एक सरकार को नियम अधिनियम बनाने में मदद करेगा, और जनता में भी प्रचार प्रसार इससे और ज़्यादा होगा, लोगों को और समझ में आएगी। जी, साथ ही साथ राजीव वर्मा जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि आप कलाकार के तौर पे या फिर एक आम व्यक्ति के तौर पर त्योहारों को और पर्यावरण प्रदूषण को कैसे जोड़कर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि ये सारे त्यौहार जो हैं किसी न किसी उसका वैज्ञानिक आधार भी था। पहले जैसे कहा आपने गुलशन जी ने कहा कि
दिवाली पे जो पटाखे फोड़े जाते थे, तो उस वक्त मेरे ख्याल में ज़्यादातर इतना स्तर नहीं था पॉल्यूशन का, जिसमें गाड़ियाँ थी, फैक्ट्रीज थी और इस तरह का पॉल्यूशन नहीं था। तो उस वक्त एक प्रथा थी कि बारिश के बाद जो एकदम से कीड़े मकोड़े हो जाते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि वो चींटियाँ भी पर निकल आते हैं ये, तो इसकी वजह से क्या होता था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। खेत में भी वो कीड़े मकोड़े जो नुकसान करते हैं वो ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब शहरों में भी इसकी इतनी आवश्यकता रहती है कि उनको कंट्रोल करने की, और ख़ास तौर से ये ध्वनि प्रदूषण का तो बड़ा मसला है। अब आप देख लीजिए, त्योहारों के साथ ये दुर्गा उत्सव हो या गणेश उत्सव हो, और उसके बाद जो झांकियाँ निकलती हैं और उसमें जो डीजेस बजाए जाते हैं ख़ास तौर से, वो कितने रात भर निकलते हैं। हम तो खैर जहाँ रहते हैं वहाँ सो नहीं सकते ठीक से, हमारी खिड़कियाँ जो है वो सारी कांपती हैं, इतना भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है। शादी ब्याह में कितना पटाखे चलाए जाते हैं। हालांकि ये हमारे यहाँ प्रथा ही बन गई है कि अभी जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, हिंदुस्तान अगर जीतता है तो क्या आतिशबाजी होती है तरह तरह की। तो ये तो पोल्यूशन का तो ये है, इस पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि गुलशन जी ने कहा कि इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो एक जन को जागरूक करने वाली बात है, जागरूक होने वाली बात है। उनको स्वयं को ये बात को सोचना चाहिए कि बीमार हैं, और कुत्ते बिल्लियों का तो वाकई बहुत बुरा हाल होता है। हमारे यहाँ तो हम तो खुद डॉग लवर हैं, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस विषय में, मैं भी सोचता हूँ, अगर इस विषय में इनको जनता को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे विषय पर अगर कहानियाँ बनाई जाए और उसको नाट्य रूपांतरण करके हम लोगों को दिखा सकते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। दर्शकों, तो समय बदल रहा है और ऐसे में कुछ बदलाव जो है हमें भी हमारे अंदर लेकर आने होंगे, और पर्यावरण के लिए भी हमें वो कुछ बदलाव करने होंगे। अब जब नॉइज़ पोल्यूशन की बात निकली है, डीजे की बात निकली है, तो आइए गुलशन बामरा जी से हम ये जानते हैं कि क्या कुछ रेगुलेशंस इसके लिए निकाले गए हैं, क्योंकि देर रात तक भी हम देखते हैं कि बहुत ही तेज़ ध्वनि में डीजे बजता रहता है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में और बहुत सारे और जितने प्रदूषण है सभी के संबंध में कोई ना कोई रेगुलेशन तो लागू है। लेकिन रेगुलेशंस में कुछ चीज़ें ऊंच नीच भी रहती है। ऊंच नीच मतलब उसके पालन करने में कठिनाइयाँ भी रहती हैं। जैसे रात के 10 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे के बीच में आप डीजे नहीं बजा सकते। सार्वजनिक स्थान आप क्लोज डोर में बजा सकते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं बजा सकते। और अगर कोई बजाता है तो आप नियरेस्ट थाने में खबर कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ छूट ये है कि धार्मिक जो पारंपरिक रूप से, मतलब जो सदियों से कुछ चीज़ें चली आ रही होती हैं, परंपराएं बनी होती हैं, उनको जनरली सामान्य रूप से तोड़ा नहीं जाता। उन परंपराओं को छोड़ करके, जैसे दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, हालांकि उस समय भी हमें कठिनाई होती होगी, बट उस समय को तो रोकना मुश्किल होता है उस समय। लेकिन अन्यथा सामान्य परिस्थिति में, सामान्य मतलब यानी कि त्यौहार का दिन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच में कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता है। हाँ, इसके अलावा जो है गाड़ियों के लिए हॉर्न का जो साइज़ होता है, हॉर्न की आवाज़ होती है, या इस तरह की चीज़ों पे भी नियंत्रण है। तो 125 डेसिबल लगभग जो है वो तो काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है। ऐसे कुछ हर जगह की आपने देखा होगा, कई जगहों पे साइलेंस जोन निश्चित की गई होती हैं। वो नगर पालिका, नगर निगमों के माध्यम से साइलेंस जोन, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से साइलेंस जोन डिक्लेयर की जाती है कि यहाँ पे इस तरह की आवाज़ करना, ऊंची आवाज़ से, जैसे कई बार स्कूलों में भी होता है ना कि जैसे प्रिंसिपल के कमरे के आसपास साइलेंस जोन लिखा रहता है। इस तरीके से शहरों में भी कुछ कुछ जगहों पे साइलेंस जोन डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और साइलेंस जोन एरिया में आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं, और उसमें निश्चित रहता है कि आप 10 डेसिबल की आवाज़ कर सकते हैं, या 20 डेसिबल की आवाज़ हो सकती है, या 30 डेसिबल की आवाज़ हो सकती है। तो इसके नियंत्रण है, बट अल्टीमेटली समाज में जो है वो नागरिकों की भागीदारी, जनता का उसमें जुड़ाव, जनता की उसमें जागरूकता होनी चाहिए, उसी पे बात स्वयं होनी चाहिए। इसके साथ ही दर्शकों, आम तौर पर आपने भी ये देखा होगा कि अगर आपको कोई ऐसा अभिनेता दिखाई देता है, अभिनेत्री दिखाई देती है जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो सबके मन में सवाल आता है कि कहीं ये एक थिएटर आर्टिस्ट तो नहीं है। आखिर क्या लेना देना है एक्टिंग का थिएटर से, ये तो हम जानेंगे ही। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उनसे सवाल पूछते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका।
नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना नंद स्वरूप चाहता मिश्रा हूँ जी, कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, धरा प्रदूषण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए, एहतियात कृपया बरतने अपना चाहिए? सवाल आप एक बार फिर पूछें, क्योंकि और हमें हमें आपकी जीने आवाज़ के नहीं लिए, पहुंच पा हमें रही है। जीने सांस लेने के लिए वायु की इंडेक्स कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर शुद्ध होगी वायु तभी लंबी हमारी होगी आयु। जी नहीं, मिश्रा जी समझते हैं, बाराबंकी इतनी दूर से हमें मैसेज आ रहा है भोपाल में। इस तरीके से जागरूकता की ज़रूरत है समाज में। और आयु ऑब्वियसली प्रदूषण जब के कारण जो है हमारी जो निश्चित जो मतलब सांस लेने की क्षमता है, हमारा पाचन क्रिया की क्षमता है, हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ें पचाने की क्षमता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब जो हैं वो खराब होती हैं और इसलिए हमारी जो है आयु कम होती है। तो उन्होंने वायु और आयु को पोइटिक तरीके से बताने का प्रयास किया मिश्रा जी ने। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा गुलशन जी। आपने कहा कि वो हमारे जो पारंपरिक जैसे दुर्गा उत्सव है, इसमें जो जुलूस निकलता है या विसर्जन के लिए, उसमें डीजेस क्यों बजाया जाना चाहिए? और डीजेस का भी वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि वो सारा मोहल्ला, मतलब एक 50 आदमी अगर जा रहे हैं तो पूरा मोहल्ला उस पर परेशान हो जाता है। हम तो रात भर सो नहीं सकते, हमारा जहाँ मकान है। आपकी बात सही तो है। उस नागरिकों पर की परेशानी है देखिए, ये। ठीक है, आप जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें भजन गाइए, गाने गाइए, नाचिए, बट उसका वॉल्यूम इतना क्यों होना चाहिए? नहीं, वॉल्यूम इतना नहीं होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में बता रहा था कि जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं उनको सरकार इतनी आसानी से तोड़ती नहीं है, और पारंपरिक चीज़ों को कुछ हद तक छूट होती है, और उस छूट का गलत फायदा उठाने वाले लोग भी समाज में हो सकते हैं। वही है। लेकिन परंपरा को एकदम बंद करना मतलब सरकार जनरली नहीं चाहती। इस संदर्भ में कुछ छूटे रहते हैं। जी, इसके साथ ही बताया, अगर किसी को कोई परेशानी जाती है तो वो थाने में संपर्क कर सकता है। अगर बहुत तेज डीजे बजाया जा रहा है तो हमें अपनी भागीदारी भी निभानी पड़ेगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए, क्या प्रश्न है? ईशा, मैं राजीव जी से प्रश्न करना चाहता हूँ पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। राजीव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो ग्लैमरस दुनिया है, वो तेज भागती दौड़ती दुनिया में रंगमंच की कितनी प्रासंगिकता रह गई है? एक तो ये बताइए, क्योंकि रंगमंच का इफेक्ट जो है आप ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि सिनेमा और रंगमंच दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज्यादा दिल को छूने वाला होता है, और आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है? एक प्रश्न आपसे है। दूसरा प्रश्न मेरा पर्यावरण प्रदूषण पर है कि जो भी है सर, मैं नाम नहीं जानता, कि ये बताइए कि पर्यावरण प्रदूषण के प्यूरिफिकेशन में, इसको प्यूरिफाई करने में वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे काम किया जाए तो हमको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे? जी, धन्यवाद आपका। आपका प्रश्न ये है कि ग्लैमर देखिए, ग्लैमर तो दोनों में है। हाँ, ये ज़रूर है कि थिएटर का ग्लैमर है वो लोकल लेवल तक है, और 500 या 600 या 300 लोग जो भी ऑडियंस हैं उन तक है। उसके अलावा अगले रोज़ अखबारों में आ जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर में हम पर्पसफुल छोटे छोटे नाटकों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, बल्कि मैं तो एक करता हूँ छोटी बड़ी बातें, जिसमें मेरे 3 नाटक होते हैं, अलग अलग विषय पर होते हैं, जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स जो हस्बैंड वाइफ में हैं, या बाप बेटों में है, या पेरेंट्स में है, या बच्चों की है, उनको लेकर मैं या पति पत्नी के बीच में है, तो उसमें मेरा हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहले प्रॉब्लम्स को हम दर्शाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन, ताकि लोग भी प्रभावित होते हैं और उससे कुछ ग्रहण करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको उतारते हैं। ग्लैमर का जहाँ तक सवाल है, देखिए, अगर एक वक्त में लाखों लोग उसी चीज़ को देखते हैं, जैसे सिनेमा के ज़रिए होता है जो, और उसकी एक तरीके से उसकी रिपीट वैल्यू बहुत होती है। अगर अच्छा सिनेमा है, अच्छी कहानी है, उसकी रिपीट वैल्यू बहुत होती है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो है कॉमर्स। यानी सिनेमा से ज़्यादा कमाई ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर्स की भी होती है, और जो एक्टिंग कर रहे हैं उनकी भी होती है, और जो उसके साथ और भी विधाएं जुड़ी होती है, म्यूज़िक है या एक्शन है, ये सारी तो नेचुरली एक लाइफर, यानी लाइफ की जो एक वो है, उससे बड़ी इमेज उस पर दिखाई जाती है, मोर देन दिस थिंग। तो इसकी वजह से वो ग्लैमर तो जुड़ी जाता है और वो उसको हम रोक नहीं सकते जी। लेकिन हाँ, थिएटर में ज़रूर है, थिएटर में
असली में साहित्य ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। साहित्य के साथ अभिनय और डायरेक्शन तो रहता ही है, और उसके अलावा नई नई चीज़ों का उसमें एक उपयोग भी किया जाता है। अब देखिए हमारी परंपराओं में आज तक रामलीला से बड़ा कोई वो नहीं है, जो हर साल हम देखते हैं। जी हाँ। वही कहानी देखते हैं, उसी कहानी को एंजॉय करते हैं, और उसी कहानी में हम कितनी चीज़ें ग्रहण करते हैं उससे। तो ये थिएटर का एक बिल्कुल अलग महत्व है, और ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये परंपराओं से चला आ रहा है। सिनेमा ज़रूर है कि आदमी की पसंद नापसंद, उसको तो हम, और एक चीज़ है कि पसंद ना हो तो मत देखिए आप, जी उसकी बुराई कीजिए, उसको नकार दीजिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर थिएटर को अप्रिशिएट करना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों बिल्कुल, का भी बिल्कुल। रोल होता है। हम लोग अगर जाएंगे देखेंगे तो इसको भी उतना ही मीडिया कवरेज मिलेगा और ये जी। भी उतना ही पॉपुलर और ग्लैमरस हो जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, जी मैं जी। पूनम बाल से बात कर रही हूँ भोपाल से। मैम गुलशन मुझे गुलशन मामला जी से बात करनी है। जी हाँ, अपना सवाल पूछे आप। सर जो आप जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, हेलो जी हाँ। सर, दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो कम से कम पॉल्यूशन हो सके और दिवाली भी एंजॉय कर सके, ऐसा क्या करें कि पॉल्यूशन भी कम हो और दिवाली भी प्रॉपर हम एंजॉय कर सके? बहुत अच्छा। इससे पहले प्रश्न पूछा था उन्होंने पर्यावरण के संबंध में। जी पर्यावरण को शुद्ध, ये Purification। जो अभी प्रश्न पूछ रही हैं और पहले प्रश्न, दोनों का एक साथ जवाब भी हो सकता है और एक संबंध भी है। तो पहले उन्होंने बोला कि प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का क्या तरीका है, कोई एक या दो तरीका ऐसा है जिसके शुद्धिकरण संभव है प्रदूषण का। जी तो देखिए, इसके लिए शुद्धिकरण के तो बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके भी आजकल आ गए हैं। जैसे एयर प्यूरिफायर कमरे में लगता है। अभी मैं सुन रहा था कि IIT कानपुर जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण को ठंडा करने के लिए आर्टिफिशियल रेन, मतलब अप्राकृतिक बारिश कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जितने भी आर्टिफिशियल तरीके हैं ना, ये बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही मतलब लोकल लेवल पे संभव है। जी लेकिन वास्तव में अगर हम एक्चुअली, पर्यावरण तो एक वैश्विक टाइप का मुद्दा है ना। हवा जो है वो तो पूरी, जो हवा यहाँ है वही हवा उड़ करके दिल्ली पहुँच जाएगी, दिल्ली की हवा जो है कहीं कोलकाता पहुँच जाएगी, वहाँ की हवा सिंगापुर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के प्राकृतिक रूप से ही जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही अल्टीमेटली पर्यावरण अनुकूल हैं। जी उसका पेड़ लगाना, जो जितने भी अभी तक जो हैं, जितने अभी तक रिसर्च हुई है, अनुसंधान हुए हैं, सब में सबसे अच्छा पर्यावरण से, मतलब पर्यावरण संरक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो हरियाली बढ़ाना है, पेड़ लगाना है। इनफैक्ट हमने एक स्टडी की थी, अभी जैसे आजकल कार्बन वार्बन के बारे में बात हो रही है ना, बहुत सारी कार्बन हो गया, डिकार्बनाइजेशन की बात हो रही है। तो इसमें हर व्यक्ति को जीवन भर में कम से कम 50 पेड़, जीवन भर में, मतलब मैं जितनी मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, जितना प्रदूषण करता हूँ, जी अगर उससे मतलब मैं किसी से पूछ रहा था कि मैं कितने पेड़ लगाऊं जीवन में, कि मैं अपना एटलीस्ट जितना मैंने पाप किया है या जितना मैंने प्रदूषण किया है या जितनी मैंने हवा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, एटलीस्ट उतनी कार्बन डाइऑक्साइड में उतनी ऑक्सीजन में कंपेंसेटरी दे पाऊँ पर्यावरण को। बिल्कुल। तो किसी ने बताया कि आप हर जीवन में हर साल एक पेड़ लगाइए। आप जो है, वैसे उसने 50 पेड़ सफिशिएंट है, वो भी पेड़ भी छोटा बड़े होते हैं। उन्होंने एक आम के पेड़ का उदाहरण दिया कि एक आम का पेड़ है, एक ना बड़ा पेड़ है ना छोटा पेड़ है। एक आम का पेड़ जो है, एक साल में एक पेड़ आप लगाओगे, जीवन भर में आप 60-70 साल, जैसे अभी 70 साल की उम्र जो है हमारे एवरेज औसत मानी जाती है मतलब भारत में एक व्यक्ति की, तो आप 70 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका आपने वो मतलब प्रकृति का बोझ चुकता कर दिया। जी अपना भी हाँ, तो contribution ये है। होगा पर्यावरण के शुद्धिकरण के संबंध में। इसके अलावा तालाब, जितने पानी की वाटर बॉडी जितनी अच्छी रहे, साफ रहें, तो कुल मिला के जो प्रकृति ने दिया हमें, पानी और हवा मुख्य रूप से, जी और बाकी सॉइल, जंगल, जैसा है वैसा बना रहे, और अगर हम अपनी ओर से उसको बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी रही बात जो दिवाली के पहले हम लोग कैसे दिवाली भी अच्छे से मना सकें और पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके, इसका भी प्रश्न यही है, इसका भी उत्तर यही मैं समझता हूँ कि हमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे दिए होते हैं, प्लास्टिक के भी बन सकते हैं और मिट्टी के भी होते हैं, तो हम मिट्टी के दिए में, उस दिए को जलाने के लिए जो है आजकल तो कई बार वो बैटरी क्या जेली वाली होती है ना, जो जिसको मोमबत्ती के बारे में बोलते हैं, जी हाँ। तो वो एक पर्यावरण अनुकूल चीज़ नहीं है। पर्यावरण अनुकूल में आप जो है, पहले ज़माने लोग तेल जलाते, घी जलाते हैं, हालांकि महंगा पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें, बट फिर भी कुदरत की चीज़ें कुदरत वाली हैं, उसको कम जलाइए और उसको संतुष्टि भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा हम प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करें उतना हमारी दिवाली अच्छी बनेगी। हम अपने परिवार में अपने बाल बच्चों से लेकर सबको सिखाएं,
और किसी चीज़ की भी अति जो है अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। कई बार फटाके फोड़ने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा फोड़ने लगते हैं, तो किसी जो भी हम करते हैं उतना करें जिससे कि मतलब आपकी संतुष्टि हो जाए, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। बिल्कुल, तो हमें जो हमारी लिमिटेशन है उसे समझना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो जब तक वो अपना ख्याल रखने लायक ना बन जाए तब तक आप उसका बिल्कुल ध्यान रखें और उसे पानी देते रहें। इसके साथ ही हम आपको फिर से बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण और पर्यावरण विषय पे, और साथ ही साथ रंगमंच की दुनिया के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं श्री गुलशन बामरा जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ रंगमंच की दुनिया के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं श्री राजीव वर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं और साथ ही साथ रंगमंच के कलाकार भी हैं। अब जब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि जब कोई बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है तो आमतौर पर लोगों के मन में ऐसा संदेह आता है कि कहीं ये रंगमंच का कलाकार तो नहीं है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो क्या कुछ ऐसा होता है, क्या ऐसा सिखाया जाता है, क्या एक कलाकार कैसे अलग हो जाता है बाकी कलाकारों से अगर वो रंगमंच से जुड़ा हुआ है? राजीव वर्मा जी। देखिए, रंगमंच पर अभिनय करना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिवाय इसके कि एक तो अपने अंदर का एक झिझक ख़त्म करनी होती है, और जो कैरेक्टर आपको दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि निर्देशक क्या चाहता है उस कहानी में, किस तरीके से उस कैरेक्टर को उसने विजुलाइज किया है, वो एक हमको समझना बहुत ज़रूरी। इसीलिए हमारे उस पर रिहर्सल की जाती है। याद करना तो ठीक है, सारी लाइनें याद करना, जो आपको बोलना है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ कैसे मूव करना है स्टेज पर, और दूसरे कैरेक्टर के साथ कैसे बिहेव करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब तो रिहर्सल में ही डायरेक्टर आपको बताएगा कि कहानी में ये रिक्वायरमेंट है और मैं इस तरीके से मैंने कहानी को विजुलाइज, तो इस तरीके से वो अपने अभिनय को, अपने अंदर के जो कला है उसको उस कैरेक्टर के ज़रिए आप दर्शा सकते हैं स्टेज पर। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आप अगर बोलते हैं ना कि ये आदमी कुछ बोल रहा है, या कोई भी प्रोफेशनल किसी और प्रोफेशन का, यार एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो इसका मतलब वो वॉटेवर कोई भी प्रोफेशन जो कर रहा है, भले वो पुलिस ऑफिसर है या IAS में है, या नेता है, या टीचर है, या प्रोफेसर है, या फॉर दैट मैटर आप जैसे इसमें एंकर हैं हमारी, तो अगर वो कर रहे हैं तो भाई वो अपने उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं, तो इसलिए कहते हैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, और यही हमें थिएटर सिखाता है। कई मर्तबा क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला है, ये तो पुलिस वाला लगता ही नहीं, या ये नेता है तो नेता तो लगता ही नहीं। कई मर्तबा अभिनेता खराब एक्टिंग करता है तो कहते हैं अभिनेता ही नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको सही अभिनय की ज़रूरी आती है। आप देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है और माँ से भूख लगती है तो माँ से दूध मांगता है या खाने को मांगता है, तो उसके लिए एक्टिंग क्या करेगा? बोलेगा तो नहीं ना, वो रोएगा। और उसके रोने से, मैं तो बता रहा हूँ कि हम कई माएँ तो ये बताती हैं कि वो रोने से, उन बच्चे के रोने से समझ जाती है कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या तकलीफ़ है। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस तरीके से रोएगा, अगर भूख लगी है तो अलग, ये बिल्कुल, और नींद आ रही है तो अलग समझ जाएंगे, अरे से नींद आ रही। जी हाँ। तो ये हमको बचपन से ये चीज़ होती है हर एक पे। और हम घर में देखिए, हम पति है तो पति की तरह बिहेव करेगा, पत्नी है तो पत्नी की तरह बिहेव करेगी, लेकिन वही पत्नी जब अपने मायके जाएगी तो वहाँ बेटी बन जाएगी। तो ये तो एक आदमी में नेचुरल एक चीज़ होती है। तो हम अगर अच्छे से कर रहा है तो हम अगर ये कहें कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो मतलब ये तो एक्टर पे एक तरीके से गलत अंदाज में बोल रहे हैं कि यार एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। क्या मतलब एक्टिंग कर रहा है? अरे भाई वो वही है जो है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ। तो थिएटर के थ्रू बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आज हम कार्यक्रम में प्रदूषण के बारे में भी बात कर रहे हैं, और अभी जो मौसम चल रहा है ऐसे में जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी खरीदारी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो ख़राब हो जाते हैं पुराने वाले, तो वो कहीं ना कहीं ई वेस्ट बन जाते हैं। अब उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? गुलशन बामरा जी। ई वेस्ट के बारे में अभी काम बहुत कम हुआ है। हालांकि 2016 में ई वेस्ट के नियम बने थे, भारत सरकार ने बनाए थे, और
सामान्य रूप से ई वेस्ट का अगर शॉर्ट में समझें तो ये है कि जो बनाता है वही उसको ठिकाने लगाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैंने टीवी बेचा है जी। तो टीवी कंपनी से अपेक्षा है कि वो जब टीवी खराब हो जाता है तो वापस ले ले और उसका जो भी निपटारा करना करें। तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मेन वो जो नियमों का अल्टीमेटली यही है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा करने वाले जो हैं, मतलब जब बनाने वाले जो हैं वही उनको ई वेस्ट को कलेक्ट करके उसका निपटारा करेंगे। वैसे इसमें एक चीज़ देखें कि ऐसे जो ई वेस्ट के प्रोड्यूसर कहें और वो उनको कलेक्टर कहें, ऐसे हर राज्य में मतलब ऐसी कुछ इकाइयाँ बनी हुई हैं अभी जो कि ये इस तरह के ई वेस्ट इकट्ठी करती हैं जी। और इनफैक्ट ई वेस्ट जो है ना, ई वेस्ट से बहुत सारी कीमती चीज़ें भी निकलती हैं। ई वेस्ट क्या है, कई बार कुछ लोग समझते हैं कि ये वेस्ट है, लेकिन एक्चुअली वो वेस्ट ना होकर मैंने चेन्नई में एक प्लांट लगा है ई वेस्ट का। ई वेस्ट से कैसे वो कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो कीमती हैं, तो बताया है कि उसमें टनों, मतलब मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं मेरे सामने है, बट टनों में सोना निकला है। और वो जो है वहाँ के जो तमिलनाडु सरकार के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव एक मैडम है सुप्रिया साहू, तो उनके द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया था दिल्ली में और उस प्रस्तुतिकरण का मैं भी भाग था। तो उसमें उन्होंने इस तरह के आंकड़े पेश किए थे कि अल्टीमेटली जो है ये जो ई वेस्ट होता है ना, इसमें बहुत सारे कीमती छोटे छोटे मतलब होते तो बहुत ही अंश में हैं, बट बहुत ही कीमती जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें गोल्ड है, टाइटेनियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, तो उनका भी कैसे दोहन मतलब कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री टाइप की चाहिए होती हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो मैन्युफैक्चरर है उसी की जिम्मेदारी है उसको वापस किसी ना किसी रेट में। आपने देखा होगा ना, जो मोबाइल कंपनी वाली हैं तो वो डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, पुराना टीवी लाओ नया ले जाओ, मोबाइल पुराना लाओ नया ले जाओ, हालांकि उसकी कीमत कम होती है। फ़ोन की कीमत जो है हो सकता है 3000, नया फ़ोन 10,000 का हुआ तो आपको 2000-3000 में वापस मिल जाएगा। लेकिन उनका तरीका वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का यही तरीका है कि वो बेचने वाले लोग ही उसको मतलब वापस लेंगे, और जिस कंपनी का है वही कंपनी वाले उसको ठीक ठाक रेट भी देंगे। यदि आपने किसी एक कंपनी का लिया है, दूसरी किसी कंपनी के यहाँ बेचने जाएंगे तो नहीं खरीदेगा वो, लेकिन उसी कंपनी की लगभग जिम्मेदारी बनती है। और इनफैक्ट आप एज ग्राहक के रूप में आप इस नियम को याद भी दिला सकते हैं उनको, और आपको अच्छा रेट पाने में मदद भी मिलेगी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं अभी जैसे आप बहुत सारे आइटम्स खरीदेंगे और आपके जो पुराने आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो उसके लिए आप कंपनी को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल काम है। कहीं ना कहीं पर्यावरण भी इससे सुरक्षित हो रहा है और आपको भी इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलेगा रिसाइकल के जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू। अब हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर युवाओं की और रंगमंच की बात करें तो राजीव वर्मा जी, क्या कुछ झुकाव अब आपको और ज़्यादा दिखाई देता है युवाओं का थिएटर की तरफ? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अभी टेलीविज़न और सिनेमा और ख़ास तौर से मोबाइल, और अभी तो वो पूरा आपके वेब सीरीज़, वो ये सारी इतनी चीज़ें सामने आई हैं, तो लोगों को एक इंस्टेंट लोकप्रियता या इंस्टेंट वो, जैसा अभी पिछले उन्होंने कहा था ग्लैमर की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस लोगों में, ख़ासतौर से युवाओं में। और लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप ज़रूर इस प्रोफेशन में आए, ये मोस्ट वेलकम। ये अच्छा प्रोफेशन है, मज़ेदार प्रोफेशन है, लेकिन इसमें पूरी अपनी जो है एजुकेशन पूरी लेकर आए, कंप्लीट, कम से कम ग्रेजुएशन तो करें। और ग्रेजुएशन के अलावा मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई जॉब करते हैं या अपनी करते हैं तो वो भी करें, और उसके साथ साथ ये कर सकते हैं। आजकल ये है कि वो सीधे उठाया, अच्छा माँ बाप भी आजकल इनकरेज करते हैं कि भाई हमारा बच्चा टेलीविज़न पे दिखेगा या सिनेमा में दिखेगा। लेकिन वो पुराना ज़माना चला गया जब लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। जैसे आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, फुटपाथ पे सोते हुए चने बेचकर, या जी हाँ, बसों में कंडक्टर बनने के बाद बड़े बड़े स्टार बन गए। ये इक्के दुक्के कुछ ऐसे किस्से होते हैं। लेकिन आजकल हाँ ये ज़रूर है, काम बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनली पूरा तैयार होके जाना चाहिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से स्कूल में, ड्रामा स्कूल में आप, या फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में आप जाके प्रशिक्षण लें, और उसके पहले ग्रेजुएशन पूरा करें। क्योंकि देखिए, पढ़ा लिखा एक्टर और गंवार एक्टर दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, उसकी कदर होती है, और आप चूँकि ख़ास तौर से इसमें लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान है, और जब तक आप पूरे लिटरेचर को पढ़ेंगे नहीं, हमारे जो साहित्य है उस पर उसको पूरा
अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में क्या जानेंगे। आपको सिर्फ आप डायरेक्टर पर डिपेंडेंट रहेंगे, और फिर अगर डायरेक्टर ने भी आपको कोई बताया कोई चीज़ तो उसको उस तरीके से आप विजुलाइज करके परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कि आप अंदर से उस जब तक उस चीज़ को जानेंगे नहीं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कविताएं सुनना, कविताएं पढ़ना ज़रूरी है, साहित्य पढ़ना, करंट अफेयर अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें में आप इक्विप्ड होकर जाएंगे तो आप एक अच्छे और सफल एक्टर बनेंगे। और एक्टिंग के अलावा और भी विधाएं हैं जो लगी, जैसे कॉस्ट्यूम है, डायरेक्शन है, फिर उसके बाद सेट डिज़ाइनिंग है, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने आप को प्रशिक्षित करके आप यू मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है जी। बिल्कुल। इसके साथ ही गुलशन बामरा जी, आपसे सवाल ये है, क्योंकि अब जो नए नए मकान हैं उसमें भी गृह प्रवेश किया जाएगा, कुछ लोग प्लॉट खरीदेंगे, उस पर अपना घर बनवाएंगे, तो ऐसे में एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस का कितना हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नियम कायदे जिनका हमें ध्यान में रख के प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? वैसे जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो तो एक बहुत स्पेशल टाइप का टॉपिक है और वो आम आदमी को टच नहीं करता है। केवल जो 20 एकड़ या अधिक या कुछ सीमा से अधिक क्षेत्रफल की जो कॉलोनियां हैं उनके लिए परमिशन अनिवार्य है। तो इनफैक्ट अगर उस एंगल से हम देखते हैं, मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ, मकान खरीदता हूँ, क्या मैंने जहाँ मैंने खरीदा है उस कॉलोनाइजर ने एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया है कि नहीं है? हाँ, उस संदर्भ में हमारे लिए जानना जरूरी है। लेकिन सामान्य रूप से मैं बोलूँ कि अगर आपको प्लॉट के मकान खरीदना है तो जिस व्यक्ति से आप खरीदते हैं उसके पास कम से कम 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से परमिशन पर अनुमतियाँ होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी अनुमति की जरूरत है, बट 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन, और नंबर 2 प्लॉट खरीदने के लिए खासकर ये काम आती है। और दूसरा जो है नगर निगम, जो नगर पालिका जो होते हैं वहाँ से कॉलोनी की विकास की अनुमति। कॉलोनी की विकास क्या है, जो टाउन कंट्री प्लानिंग वाले हैं वो नक्शा पास करते हैं। नक्शा का मतलब धरती पे कैसे प्लॉटिंग होगी, कहाँ सड़क होगी, कहाँ प्लॉट होगा, कहाँ पार्क होगा। तो ये धरती पे मतलब फ्लैट प्लेनर व्यू पे मतलब क्या अरेंजमेंट होगा। लेकिन जो उसके जब तय हो गया कि यहाँ पे बिजली, यहाँ पे रोड होगा, सड़क होगा, नाली होगी, बिजली होगी, पानी होगा, तो ये सब विकास की चीज़ें हैं। तो जब कॉलोनी मतलब पेपर पे कॉलोनी बन गई, उसके बाद धरती पे उतारने के लिए उसमें विकास कार्य होने पड़ेंगे, वो विकास अनुमति होती है जो कि नगर निगम या कलेक्टर वगैरह देते हैं। तो ये दोनों अनुमतियां एक साथ चाहिए। सिर्फ टाउन कंट्री प्लानिंग की परमिशन है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टाउन कंट्री प्लानिंग परमिशन में तो उन्होंने सड़क वगैरह तो बता दी कहाँ कहाँ पार्क होगा, बट उन सड़क का विकास होगा, वो डामर की सड़क होगी, सीसी की सड़क होगी, उस पर स्ट्रीट टाइल लगेगी, उस पर पानी आएगा। आप घर में जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपके प्लॉट पे मकान बनाने के लिए जब आप मकान बनाने लगेंगे तो आपका पानी कहाँ से मिलेगा, आपको बिजली का कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, आपका जो है घर की जो गंदा पानी होगा वो सीवर कहाँ जाके मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है अगर परमिशन ली हुई है तभी संभव है, नहीं तो क्या हुआ आपको सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ेंगी और वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए टाउन कंट्री प्लानिंग परमिशन के साथ साथ कॉलोनी के विकास की टाउन कंट्री प्लानिंग परमिशन के अनुसार विकास की अनुमति जो है वो अलग से कॉलोनाइजर को लेनी पड़ती है। ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। और पर्यावरण की अनुमतियां जो है, जो कॉलोनियां जो है एक सीमा से अधिक हैं उनमें उनको वो परमिशन लगती है। लेकिन जब ये टाउन कंट्री प्लानिंग वाले परमिशन देते हैं या नगर निगम वाले कॉलोनी विकास की अनुमति देते हैं तो वो सारी अनुमतियां वो खुद भी चेक करते हैं। इसलिए आम आदमी के लिए ये 2 परमिशन है। तो हमें भी इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना चाहिए। राजीव वर्मा जी, जो हमारे ऐसे युवा हैं जो कि थिएटर को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर युवा नहीं है वो भी थिएटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किन चुनौतियों को लेकर उन्हें तैयार रहना चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे नेम फेम मिलेगा, हमें एक्टिंग आ जाएगी, लेकिन क्या कुछ चुनौतियाँ भी जाती हैं? देखिए, मैंने जैसा अभी पहले बताया कि ये सारी अगर चीज़ें आप में हैं, उसके अलावा दूसरी जो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप अगर प्रोफेशनली एक एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। आपको आसपास के अपने यार दोस्त या अपने माता पिता अगर कह देंगे देखो लड़का मेरा हीरो की तरह दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। आप अपने आप को ऑनेस्टली मायने में देखिए कि आप कौन से कैरेक्टर के लायक हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी यहाँ से हीरो ही बनेगा उसका या मेन एक्टर करेगा। आप कौन से कैरेक्टर के लायक हैं, आपको ईश्वर ने कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रदत्त की हैं, आपके शरीर के रूप में, आपकी हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सुंदर हैं। हर आदमी में अगर ईश्वर ने किसी
वजह से उसको उस तरीके से दिया है, तो वो उसकी नियामत है और ये हमारी क्वालिटीज़ है जिसको हमें पॉलिश करना है अपने आप और उस लायक बनाना है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम सूटेबल हो। थिएटर में तो बहुत आसानी से किसी भी, लेकिन अगर हम इससे आगे जाना चाहते हैं प्रोफेशनली, अगर सिनेमा या टेलीविजन या वेब सीरीज में जाना चाहते हैं, तो हमको उस कैरेक्टर के लिए अपने को तैयार करना जी। चाहिए। इसी के साथ माफ़ी चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। प्रीति जी हमारे साथ सागर से जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछें आप। जी प्रीति जी। जी अपना सवाल पूछें। आपने कितने कितने क्या किए हैं? जी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने इतने सारे रोल किए हैं प्रीति जी, उनके बारे में जानना चाहती मुझसे हैं। बात करें। आपसे सवाल है उनका, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस इनसे क्या सीख ली है? प्रीति जी, मैं तो हर तरह का रोल कर चुका हूँ और ज़्यादातर थिएटर में तो हर तरह के ही किए हैं मैंने। हालांकि फिल्म में जब मेरी एंट्री हुई थी तो फिल्म में तो मैं एक पिता के तौर पर ही शामिल हुआ था फिल्म या टेलीविज़न में, और वो मेरा प्रमोशन होते होते आखिर में जब मैं आ रहा था तो दादा बना दिया गया था। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे भी ये जैसा अब जब होता है एक नौजवानों को, मैं उस वक्त बहुत, मेरे ख्याल में 35-36 साल का था जब मुझे, तो उस समय हमारे यहाँ हीरो फिल्मों में हुआ करते थे, कुछ 50 साल तक के हीरो हुआ करते थे, आप जानते होंगे सब लोग। तो मुझे भी वही इच्छा थी कि भाई 50 साल का हीरो है तो मैं तो हीरो 35 ही हूँ। लेकिन साहब पिता बनाया, तो जब कहा प्रोड्यूसर से कि भाई ये तो पिता का रोल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो दोस्तों की कहानी है। तो इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, थिएटर में मैंने हर किस्म का रोल किया है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है कॉमेडी रोल, और जी बिल्कुल, बल्कि हर तरह से पौराणिक रोल भी किए हैं, लेकिन हर तरह के आप रोल कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि आप अगर परफॉर्मर के तौर पर नहीं जुड़ सकते हैं थिएटर से, तो आप एक दर्शक की तरह जुड़िए, और ये हमारी सबसे बड़ी नियामत होगी, हमारे लिए सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं दक्षिणा होगी, और हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। क्योंकि देखिए, परफॉर्मर तो 5 या 10 होते हैं स्टेज पर, 20 होते हैं, लेकिन दर्शक तो हमको 500, 1000, 2000 ऐसे दर्शक चाहिए, तभी तो हमारा ये कलाएं जो हैं, थिएटर जो है, जो हमारी पौराणिक काल से चली आ रही, कालिदास के ज़माने से, तो हमें भी इसमें अपना सहयोग देना है। गुलशन बामरा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि दिवाली में ज़्यादा प्रदूषण ना हो? मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि प्रकृति जिसने हमें दी है, या प्रकृति के जो भी निर्माता है, उन्होंने जिस हालत में प्रकृति दी है, कोशिश करेंगे हम लगभग उसी हालत में, हम जब समाज से या जीवन से मुक्त हो तो उससे अच्छी या वैसी स्थिति में छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारी पीढ़ी अगली पीढ़ियों के लिए जो है सांस लेना मुश्किल ना हो जाए। तो हमें अपनी ओर से इतना करना चाहिए कि हम तो कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। जी, गिव एंड टेक, अगर हम प्रकृति से ले रहे हैं तो उसे वापस भी देना है। गुलशन बामरा जी और साथ ही साथ राजीव वर्मा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, अच्छे से त्योहार मनाइए, हार्दिक हार्दिक बधाई आपको भी। डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।